नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे दुनिया भर की बड़ी और अहम खबरें, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज, वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज और वॉर ब्रेकिंग न्यूज जो हमें मिल रही है युद्ध के मैदान से। तो शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। रूस के बेलगोरोद पर यूक्रेन ने ड्रोन से हमला किया है। थोड़ी देर पहले यूक्रेन ने यह बड़ा हमला किया। हमले में 8 लोगों के घायल होने की खबर भी मिल रही है। आपको बता दें कि पुतिन एक ऐसे ब्लूप्रिंट पर काम कर रहे हैं जिससे यूक्रेन के सरेंडर के साथ ही अगले टारगेट पर हमले किए जा सकेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, लेकिन इसके अलावा पुतिन, हमने आपको बताया कि ऐसे ब्लूप्रिंट पर काम कर रहे हैं जिससे यूक्रेन के सरेंडर के साथ ही अगले टारगेट पर हमले किए जा सकें। खास तौर से पुतिन के टारगेट पर वो देश हैं जो यूक्रेन की मदद करते आए हैं। यूक्रेन में अब ऐसा कुछ होने जा रहा है जिससे सीधे रूस अमेरिका टकरा सकते हैं। यूक्रेन की धरती पर अमेरिकी सैनिक पहुंच चुके हैं। उधर रूस ने भी अपनी बटालियन पश्चिमी यूक्रेन की तरफ बढ़ा दी है। यानी अब वेस्ट यूक्रेन युद्ध का एपिसेंटर बनने जा रहा है, जहां से निकली युद्ध की लपटें पूरे यूरोप में एटमी जलजला ला सकती हैं। अगर तबाही का पहला मोर्चा साउथ ईस्ट यूक्रेन है, तो तबाही का दूसरा मोर्चा वेस्ट यूक्रेन होने वाला है। और वहां तबाही कैसी होगी, इसका ट्रेलर रूस ने दिखा दिया है। रूस के फाइटर जेट ने ओडेप 500 अनगाइडेड एरियल बॉम्ब गिराकर बता दिया कि जल्द ही यह इलाका खंडहर में तब्दील होने वाला है। क्योंकि रूस के फाइटर जेट पहुंच चुके हैं, मिसाइल और ड्रोन अटैक कभी भी हो सकता है, जिसके बाद सैनिक पहुंचकर कब्जा कर लेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध को 26 महीने हो चुके हैं, लेकिन यह पहली दफा है जब रूस पश्चिम यूक्रेन के शहरों को टारगेट कर रहा है। दरअसल रूस नई रणनीति पर काम कर रहा है। पश्चिमी यूक्रेन पर कब्जा करके वो सीधे पोलैंड से टकरा सकता है। पुतिन का ब्लूप्रिंट है कि वो वेस्ट यूक्रेन पर इतने विध्वंसक हमले करे जिससे पोलैंड और बाल्टिक देश सहम जाए। इस बीच पोलैंड और बाल्टिक देशों में मिलिट्री बेस बनाकर बेलारूस को काउंटर कर रही नाटो सेना बैकफुट पर आ जाए। रूस ने पूर्वी यूक्रेन में 22,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका तबाह कर दिया है। अब ऐसी ही तबाही लवीव और उसके आसपास के इलाकों में रूस मचाने वाला है। इसका अंदाजा नाटो को हो चुका है। इसी वजह से नाटो ने सुवाल्की गैप के पास युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। ये उसी ड्रिल की तस्वीर है। एक तरफ वॉर ड्रिल से रूस को धमकाने की कोशिश है, दूसरी तरफ वेस्ट यूक्रेन में नाटो सैनिक पहुंच गए। यूएस सिविल डिफेंस ने दावा किया है कि पश्चिमी यूक्रेन को बचाने के लिए अमेरिका ने अपनी सेना वेस्ट यूक्रेन में तैनात कर दी। अगर यूएस सिविल डिफेंस का दावा ठीक निकला तो समझ लीजिए यूक्रेन की संपूर्ण तबाही का वक्त नजदीक आ चुका है। पुतिन कह चुके हैं, अगर नाटो सेना यूक्रेन पहुंच जाती है तो रूस को नाटो देशों पर हमला करने का लाइसेंस मिल जाएगा और फिर रूस भारी तबाही मचाएगा, जिसमें सबसे पहले पोलैंड टारगेट पर है, जिसके लिए बेलारूस में न्यूक्लियर बेस वॉर रेडी मोड पर डाल दिया गया है।
लुकाशेंको के बयान का सीधा मतलब है कि हर स्थिति में नाटो सेना को खदेड़ता है, फिर चाहे न्यूक्लियर विस्फोट ही क्यों ना करना पड़े। दरअसल यही पुतिन की रणनीति कि बेलारूस में सैनिकों की तैनाती से बाल्टिक देशों को काबू में रखा जा सके। दूसरी तरफ वेस्ट यूक्रेन में रूसी सेना पहुंचाकर वहां से पोलैंड पर प्रेशर बढ़ाया जाए, जिससे वो यूक्रेन को मदद देने से पीछे हटे। पुतिन ने यूक्रेन तबाही का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है, जिसमें साउथ ईस्ट यूक्रेन में रूसी सेना को बढ़त हासिल हो चुकी है। अब रूसी सेना वेस्ट यूक्रेन की तरफ बढ़ रही है, यानी वेस्ट यूक्रेन पुतिन का नया टारगेट है। अब सवाल यह है कि पश्चिम यूक्रेन ही निशाने पर क्यों है? दरअसल पोलैंड की सीमा पश्चिमी यूक्रेन से लगती है। ऐसे में वेस्ट यूक्रेन के साथ पोलैंड भी रूस के टारगेट पर आ जाएगा। अभी यूक्रेन पश्चिमी यूक्रेन बचाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि यूक्रेनी फौज का पूरा फोकस साउथ ईस्ट यूक्रेन पर है। इसके अलावा अधिकतर हथियार गोदाम वेस्ट यूक्रेन में है। इस बीच ज़ेलेंस्की को पश्चिम यूक्रेन में सेना भेजने में वक्त लगेगा। तब तक रूस लॉन्ग रेंज मिसाइल से भारी तबाही मचा देगा। पश्चिमी यूक्रेन में अमेरिका ने सैनिक पहुंचाकर विध्वंसक युद्ध का अलार्म बजा दिया है। अब खेल की बाजी रूस के पास है। रूस चाहे तो नाटो देशों पर हमला करके यूरोप में तबाही का जलजला ला सकता है, या फिर वो यूक्रेन सरेंडर के लिए नाटो पर दबाव बना सकता है। लेकिन नाटो एक अलग प्लानिंग पर काम कर रहा है। नाटो सैनिक पश्चिमी यूक्रेन पहुंचने की बड़ी वजह है, यहां से अमेरिका के कमांडर क्रीमिया पर हमले की प्लानिंग करेंगे। एक खुफिया मिशन के तौर पर इस हमले की प्लानिंग की जा रही है। CIA और यूक्रेनी इंटेलिजेंस मिलकर क्रीमिया ब्रिज को उड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। मई के महीने में ही कर्च ब्रिज पर बड़ा मिसाइल हमला हो सकता है। और इसके बाद रूस पलटवार न कर पाए, इसी वजह से नाटो बाल्टिक से लेकर ब्लैक सी तक युद्ध अभ्यास करके अपनी ताकत की नुमाइश कर रहा है। मई के पहले हफ्ते में अमेरिकी सेना डेनमार्क के बॉर्नहोम आइलैंड पर युद्ध अभ्यास शुरू कर रही है। पोलैंड और लिथुआनिया के बॉर्डर पर युद्ध अभ्यास जारी है। सुवाल्की गैप के एकदम पास नाटो फोर्स बारूद की बारिश कर रहा है। इसके अलावा बैरेंट्स सी में भी वॉर ड्रिल की जा रही है। माहौल बेहद खौफनाक होता जा रहा है। हालात ऐसे ही रहे तो वो दिन दूर नहीं जब ये पूरा इलाका एटमी युद्ध में घिर जाएगा। सुवाल्की गैप को लेकर जर्मनी की खुफिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि यह इलाका विश्व युद्ध का ट्रिगर पॉइंट बन सकता है। यानी सुवाल्की गैप से शुरू हुआ युद्ध पूरे यूरोप को अपनी चपेट में ले सकता है, जिसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ तबाही। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। युद्ध के मैदान से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर, रूस के तातरस्तान में ड्रोन स्ट्राइक हुई है। ड्रोन हमले में ऑटो प्लांट में आग लग गई। यूक्रेन ने एक खामिखाजी ड्रोन से यह हमला किया। हमले में पूरा प्लांट जलकर खाक हुआ है। आज रात यूक्रेन पर अब तक का सबसे भीषण हमला होने वाला है। दक्षिण पूर्वी यूक्रेन के कई इलाके रूसी प्रहार से दहलने वाले हैं, क्योंकि बीती रात यूक्रेन ने रूसी सरजमी को बारूद से पाट दिया। पश्चिमी रूस के 3 प्रांतों पर टैक्टिकल मिसाइल और ड्रोन से ताबड़तोड़ प्रहार किया। बस फिर क्या, यूक्रेन के इन हमलों से क्रेमलिन में खलबली मच गई, क्योंकि यूक्रेनी सेना ने पुतिन के सुरक्षा कवच को भेदते हुए रूसी धरती पर कहर बरपाया। मगर इस हमले का पलटवार बाकी है। आखिर कैसे लेंगे पुतिन प्रतिशोध, देखिए इस रिपोर्ट में।
बीती रात पश्चिमी रूस के 3 प्रांत प्रचंड आसमानी प्रहार से धधक उठे। बीती रात यूक्रेन की घातक मिसाइलों और विस्फोटक ड्रोन ने रूसी सरजमी को बारूद से पाट दिया। हैरान करने वाली बात यह है कि यूक्रेन ने न सिर्फ रूस के सुरक्षा कवच को भेदा, बल्कि इसके साथ साथ यूक्रेन से सटे रूस के 3 प्रांतों में मिलिट्री बेस, हथियार डिपो, ऑयल डिपो तक को जलाकर राख कर दिया। रूसी रडार सिस्टम को मिसाइल हमले में खाक कर दिया। वैसे तो यूक्रेन इससे पहले भी रूस के वेस्ट रीजन को टारगेट कर चुका है। मगर कल रात जो यूक्रेन ने पूरी प्लानिंग के साथ पश्चिमी रूस के 3 प्रांतों में तबाही मचाई, आखिर क्यों, ये आपको बताएंगे। मगर उससे पहले यह जान लीजिए कि बीती रात रूस में कब, कहां, कैसे और किन हथियारों से अटैक किया गया। बीती रात यूक्रेनी ब्रिगेड के हमले से यूक्रेन के 3 प्रांत भीषण तरीके से दहल उठे। यूक्रेन का अटैक इतना विध्वंसक था जिसके चलते रूसी ब्रिगेड को सरेंडर तक करना पड़ा। दरअसल बेलगोरोद, कुर्स्क और ब्रुयांस्क पश्चिमी रूस के यही वो 3 प्रांत हैं जिन पर बीती रात यूक्रेन ने बारूदी बारिश की। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन ने रूस के इन 3 प्रांतों पर ATACMS मिसाइल और कामिकाजी ड्रोन से हमला किया। जानते हैं, यूक्रेन से सटे इन तीनों इलाकों पर ज़ेलेंस्की ब्रिगेड ने खार्किव, सूमी और चेर्निहिव से स्ट्राइक की। यूक्रेन के इस हमले में रूस का पॉडलेट K1 रडार सिस्टम भी तबाह हो गया, जिसका इस्तेमाल S-300 और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए किया जाता था। इसके अलावा यूक्रेन की मिसाइल स्ट्राइक में बेलगोरोद, कुर्स्क और ब्रुयांस्क में मौजूद रूसी सेना के मिलिट्री भी ध्वस्त हुए। दरअसल बीते 48 घंटों से रूसी ब्रिगेड न सिर्फ यूक्रेन के उत्तर पूर्वी इलाके में हमला कर रही थी, बल्कि इसके साथ साथ पश्चिमी यूक्रेन के कई प्रांतों और शहरों को रूस ने टारगेट किया। मकसद साफ था, यूक्रेनी डिफेंस के तमाम वेपन डिलीवरी रूट को बाधित करना, पोलैंड समेत बाकी नाटो देशों से हथियारों की सप्लाई रोकना, पश्चिम से मिलने वाले हथियारों की एंट्री पॉइंट को तबाह करना। क्योंकि 24 अप्रैल को अमेरिका ने यूक्रेन के लिए $61 बिलियन के सैन्य पैकेज का ऐलान किया। इसी दिन बाइडेन ने यूक्रेन को दिए जाने वाले मिलिट्री पैकेज के आदेश पर हस्ताक्षर किए और तभी से ही पेंटागन ने अमेरिकी हथियारों की सप्लाई बहाल कर दी। दावा किया जा रहा है कि जल्द ही वाया पोलैंड अमेरिकी हथियार कीव पहुंचने वाले थे, मगर इससे पहले ही पुतिन ने यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से में बारूदी भूचाल ला दिया। पश्चिमी यूक्रेन के कई शहरों, बारूदी गोदामों को रूस ने ध्वस्त किया। जानते हैं क्यों? दरअसल इस बार पेंटागन हर वो हथियार यूक्रेन को दे रहा है जो जंग में यूक्रेनी ब्रिगेड को कई गुना ताकतवर बना सकते हैं।
जिनके प्रहार से रूसी इलाके थर्रा सकते हैं। मतलब ये कि बीते 2 सालों से जिन विध्वंसक वेपन की डिमांड ज़ेलेंस्की यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन से कर रहे थे, अब वही हथियार यूक्रेन के बारूदी जखीरे में शामिल होने वाले थे। आखिर वो हथियार कौन कौन से हैं, ये भी जान लीजिए। पहला हथियार ATACMS टैक्टिकल मिसाइल। दूसरा हथियार हाइमार्स लॉन्चर सिस्टम। तीसरा हथियार ब्रेडली फाइटिंग व्हीकल। चौथा हथियार MIM-23 हॉक मिसाइल। और पांचवा हथियार 155 mm M777 होवित्ज़र। बैटल ग्राउंड में बारूदी बवंडर लाने वाले इन 5 हथियारों के साथ साथ अमेरिका लाखों राउंड गोला बारूद की भी सप्लाई करेगा। मतलब यूक्रेन फिर से रिचार्ज हो जाएगा और रूस को कड़ी टक्कर देगा। बस पुतिन यही नहीं चाहते थे, लिहाजा यूक्रेन के पश्चिमी इलाके पर अटैक किया। मगर इस हमले के जवाब में यूक्रेन ने बीती रात पश्चिमी रूस के बेलगोरोद, कुर्स्क और ब्रियांस्क में तबाही मचा दी। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि यूक्रेन ने ATACMS टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए रूस के तीनों प्रांतों में कई बड़े हमलों को अंजाम दिया। दरअसल ATACMS टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल एक ऐसा घातक हथियार है जो न सिर्फ लंबी दूरी तक प्रहार करता है, बल्कि इसके साथ साथ किसी भी सुरक्षा कवच को नेस्त नाबूद कर सकता है। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। ATACMS मिसाइल की मारक क्षमता करीब 300 किलोमीटर है। इस अमेरिकी मिसाइल का कुल वजन 1670 किलो तक है। 13 फीट लंबी यह मिसाइल मैक 3 रफ्तार से हमला करती है। ATACMS मिसाइल GPS और नेविगेशन गाइडेंस से लैस है। जहां यूक्रेन ने मेड इन यूएस मिसाइल से रूसी सरजमी को दहलाया, तो वहीं रूस ने भी इस अटैक का पलटवार करते हुए यूक्रेन के दक्षिण पूर्वी इलाकों में गाइडेड बमों से धावा बोला। अवदिव्का और उसके आसपास के इलाकों पर कब्जा तक कर लिया। वहीं दावा यह भी किया जा रहा है कि आज रात रूसी ब्रिगेड यूक्रेन के पूर्वी इलाके में बड़े हमलों को अंजाम दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर, लेबनान में हिजबुल्लाह ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई है। इजरायली जेट ने 3 तरफ से तिरहरफा में बरसाए हैं बम। हमले में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह हुए हैं। यारेन इलाके में भी इजरायल ने मिसाइलें दागी हैं। अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश माना जाता है, लेकिन अब तक अमेरिका एक भी हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं बना सका है। दूसरी तरफ ईरान और नॉर्थ कोरिया जैसे छोटे देश हाइपरसोनिक मिसाइलों के टेस्ट की कामयाबी का दावा कर चुके हैं। अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन चीन और रूस के पास कई हाइपरसोनिक मिसाइलें मौजूद हैं। अमेरिका और ब्रिटेन इस रेस में आगे निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ब्रिटेन ने अगले 6 साल में हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने का लक्ष्य रखा है, तो वहीं अमेरिका हाइपरसोनिक रफ्तार वाले ड्रोन भी बनाने में जुट गया है। एक ऐसा हथियार जो अमेरिका के दुश्मनों की सबसे बड़ी ताकत है। मिसाइल की ऐसी रफ्तार जो अमेरिकी एयर डिफेंस को चकमा दे सकती है। रूस चीन की वो मिसाइल जिसे रोक पाना शायद अमेरिका के लिए भी मुमकिन नहीं।
अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश अगर ताकत और हथियार के मामले में कहीं अपने दुश्मनों से पीछे हैं, तो वो है हाइपरसोनिक रफ्तार वाली मिसाइलें और ड्रोन। अब तो इस रेस में नॉर्थ कोरिया और ईरान भी शामिल हो चुके हैं और दोनों हाइपरसोनिक मिसाइल बना लेने का दावा करते हैं। मौजूदा हालात में अगर रूस और नाटो की जंग हुई तो रूस की किंजल मिसाइलों का अमेरिका के पास कोई जवाब नहीं है। अगर आज तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो पुतिन हाइपरसोनिक मिसाइल के मामले में नाटो पर भारी पड़ेंगे, क्योंकि पुतिन के पास ज़िरकॉन है। अमेरिका के 4 सबसे बड़े दुश्मन इस वक्त हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस हैं। और जब चाहें उसकी तैनाती के साथ उसका इस्तेमाल करते हैं। पुतिन यूक्रेन की जंग में एक बार दुनिया की पहली और सबसे तेज किंजल मिसाइल का इस्तेमाल कर चुके हैं। आवाज की रफ्तार से 10 गुना तेज स्पीड से हमला करने वाली किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल का ना तो अमेरिका के पास कोई तोड़ है, न नाटो के 30 देशों की सम्मिलित शक्ति के पास, न दुनिया में और किसी देश के पास। इस दुनिया में इस वक्त ऐसा कोई हथियार, ऐसा कोई एंटी मिसाइल सिस्टम, ऐसा कोई सुरक्षा कवच नहीं है जो किंजल की रफ्तार को रोक पाए। अमेरिका लंबे समय से हाइपरसोनिक मिसाइलों की टेस्टिंग कर रहा है और अब ब्रिटेन ने भी 6 वर्षों के भीतर हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की तैयारी कर ली। अमेरिका 6 साल में सबसे तेज रफ्तार वाले ड्रोन बनाने पर काम शुरू कर चुका है। हाइपरसोनिक हथियारों पर अमेरिका तेजी से काम कर रहा है। इसी मिशन के तहत अमेरिका SR-72 सन ऑफ ब्लैकबर्ड के नाम से एक एयरक्राफ्ट बना रहा है। इसकी रफ्तार 6,433 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। यह मानव रहित एयरक्राफ्ट है जो जासूसी करने के साथ निगरानी करने में सक्षम होगा। अमेरिका को उम्मीद है कि उसका मिशन साल 2030 तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके अलावा 2 और प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, जिसके तहत अमेरिका डार्ट AE नाम का हाइपरसोनिक ड्रोन बना रहा है। इसकी रफ्तार 8,650 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। अमेरिका SR-91 अरोरा नाम का ड्रोन बना रहा है, जिसकी रफ्तार 6,150 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। ब्रिटेन भी हाइपरसोनिक प्रहार के लिए खुद को तैयार कर रहा है, जिसके तहत हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने का मिशन तेज कर दिया गया है। ब्रिटेन में भी मिसाइल तैयार करने के लिए साल 2030 की डेडलाइन तय हुई है। मिसाइल की रफ्तार 6,000 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक होगी। 6 साल के लिए सरकार ने बजट भी मंजूर कर दिया है। अमेरिका और ब्रिटेन की कोशिश है कि 2030 तक दोनों देशों के पास ऐसी मिसाइलें हों जिसकी ताकत दुश्मनों को उनके हद में रहने पर मजबूर कर दे। मकसद सिर्फ हाइपरसोनिक रफ्तार वाली मिसाइल और ड्रोन बनाने का नहीं, जरूरी दुश्मन के प्रहार को नाकाम करना भी। अब तक दुनिया में हाइपरसोनिक मिसाइल को गिराने की तकनीक नहीं बनी, लेकिन अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों की हाइपरसोनिक मिसाइल को नष्ट करने के लिए नया सिस्टम तैयार कर रहा है। अमेरिका और जापान के वैज्ञानिक मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। अमेरिका हाइपरसोनिक मिसाइल को गिराने के लिए ग्लाइड फेज इंटरसेप्टर बना रहा है। अमेरिका और जापान दोनों इस प्रोजेक्ट पर भारी भरकम रकम खर्च कर रहे हैं। अमेरिका के लिए यह सबसे जरूरी मिशन इसलिए बन गया है क्योंकि रूस की मदद से ईरान और नॉर्थ कोरिया भी हाइपरसोनिक रफ्तार वाले हथियार तैयार कर रहे हैं। ईरान फतेह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल बना चुका है।
ईरान की फतह 2 फतह 110 का अपग्रेडेड हाइपरसोनिक ग्लाइडिंग व्हीकल वर्जन। ईरान ने रेंज की जानकारी नहीं दी, लेकिन इसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक हो सकती है। इसके साथ 50 टन तक का वॉरहेड फायर किया जा सकता है। ईरान के पास हाइपरसोनिक मिसाइल के अलावा बैलिस्टिक मिसाइलों का बहुत बड़ा जखीरा मौजूद। दूसरी तरफ जनवरी से मार्च के बीच 3 महीनों में उत्तर कोरिया ने 2 बार हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया। मार्च में नॉर्थ कोरिया ने हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया। ये मीडियम रेंज सॉलिड फ्यूल हाइपरसोनिक मिसाइल। इस मिसाइल की रफ्तार मैक 5 यानी 6000 किलोमीटर प्रति घंटे। इसके अलावा उत्तर कोरिया ने परमाणु रॉकेट का टेस्ट किया। मार्च में उत्तर कोरिया की तरफ से जिस हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया गया है, उसे लेकर दावा किया गया है कि यह मिसाइल पैसिफिक में मौजूद अमेरिका के गुआम नेवल बेस को चंद मिनटों में तबाह कर सकती है। अब अमेरिका 2030 तक जैसे हाइपरसोनिक ड्रोन बनाने की कोशिश में है, चीन वैसा ड्रोन बहुत पहले बना चुका है। चीन का दावा है कि यह दुनिया का सबसे तेज रफ्तार वाला ड्रोन है। ड्रैगन का यह ड्रोन हवा में आवाज की स्पीड से भी तेज गति से उड़ान भरता है। दुनिया का कोई भी रडार, दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस इसे रोक नहीं सकता। चीन के इस ड्रोन का नाम है MD-22। ड्रोन 6 से 7 मैक की स्पीड से उड़ता है। मतलब यह ड्रोन 7400 से लेकर 8600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। ड्रोन 56,000 मीटर की ऊंचाई तक जा सकता है। चीन का दावा है कि हाइपरसोनिक ड्रोन सर्विलांस करने के साथ साथ जमीन पर मौजूद किसी भी टारगेट पर सटीक निशाना लगा सकता है। चीन के पास हाइपरसोनिक मिसाइलों का भी बड़ा भंडार है। अमेरिका और ब्रिटेन की चुनौती इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि ईरान और नॉर्थ कोरिया दोनों अब परमाणु परीक्षण की तैयारी में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन के एयरफील्ड पर मिसाइल अटैक हुआ है। रूस ने स्कंदर मिसाइल से किया यह हमला। कार्मेंका एयरफील्ड को बनाया है निशाना। टैंक पैदल सेना के लिए जीत का रास्ता तैयार करते हैं और इसी रणनीति के साथ यूक्रेन को नेटो देशों ने अलग अलग तरह के टैंक दिए हैं। लेकिन ये रणनीति बहुत महंगी और नाकाम साबित हुई है। दरअसल रूस ने यूक्रेन को मिले आधुनिक टैंकों को मामूली से हथियार से खाक कर दिया। यूक्रेन को मिले कई तरह के नेटो टैंक रूस के कब्जे में आ गए। वेस्टर्न मीडिया की रिपोर्ट है कि रूस ने हजारों करोड़ रुपए के हथियार जब्त कर लिए हैं। इनकी तकनीक पर रिवर्स इंजीनियरिंग हो रही है और नेटो देशों को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। देखिए कैसे रूस ने नेटो के टैंक और आर्मर्ड व्हीकल रणनीति को नाकाम किया। ये नाटो देशों की सेनाओं के गौरवशाली हथियार कहे जाते हैं। आज मॉस्को के आंगन में बंधक बने खड़े हैं। ये जंग के मैदान से छीने गए टैंक और आर्म्ड व्हीकल जो यूक्रेन को नाटो देशों ने मदद के तौर पर मुहैया कराए। लेकिन ये रूस की मदद कर रहे हैं। मसलन रूस इनका अध्ययन करके तकनीक का पता लगा रहा है, इनके कंट्रोल सिस्टम और कंप्यूटराइज्ड सिस्टम के बारे में जानकारी जुटा रहा है। मॉस्को की जमीन पर वॉर ट्रॉफी के तौर पर सजाकर दुनिया को यह संदेश भी दे रहा है कि नाटो शक्ति रूसी तकनीक के आगे कितनी कमजोर है और रूस ने उसकी शक्ति को कैसे खाक करके नाटो का मान मर्दन किया है। ये इन हथियारों की हालत बता रही है।
यूक्रेन की सेना को जंग लड़ने के लिए नाटो देशों ने बड़े पैमाने पर आर्म्ड पर्सनल कैरियर व्हीकल और टैंक दिए। अत्याधुनिक तकनीक वाले ये हथियार यूक्रेन को इसलिए दिए गए ताकि वो रूस पर भारी पड़ सके, लेकिन टैंकों की ये रणनीति पूरी तरह नाकाम रही। यूक्रेन को 2022 से अब तक नाटो देशों से 300 से ज्यादा टैंक्स मिले हैं। अब्राम्स और लेपर्ड टैंक सबसे आधुनिक हैं। आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध में अब तक 1096 टैंक गंवा चुका है, जबकि रूस का दावा है कि उसने 2000 से ज्यादा टैंक ध्वस्त किए हैं। वेस्टर्न मीडिया की रिपोर्ट है कि टैंक और बख्तरबंद वाहनों के मामले में नाटो को जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा है। क्योंकि रूस ने नाटो के टैंकों को ध्वस्त करने का सटीक तरीका ढूंढ लिया है। यह है कामिकाज़ी ड्रोन से टैंक पर हमले। रूस कामिकाज़ी ड्रोन से रणभूमि को नाटो के टैंकों का शमशान बना चुका है। सवाल यह है कि आखिर रूस टैंकों पर कामिकाज़ी हमले ही क्यों कर रहा है? नाटो के एडवांस टैंकों का कवच बहुत मजबूत है। उस पर चारों तरफ से हमला हो तब भी कवच टैंक के मेन सिस्टम को नुकसान से बचा लेता है। मामूली रिपेयर के बाद टैंक फिर से ठीक हो जाता है। लेकिन रूस ने कामिकाज़ी ड्रोन से हमले करके टैंकों को तबाह कर दिया। कामिकाज़ी ड्रोन टैंक के ऊपरी हिस्से पर हमला करते हैं। टैंक का ऊपरी कवच निचले कवच के मुकाबले कमजोर होता है। ऊपरी कवच केवल राइफल की गोली को ही रोकने के लिए बनाया गया है। कामिकाज़ी ड्रोन के विस्फोट से ऊपरी कवच फट जाता है और टैंक का सिस्टम ध्वस्त हो जाता है। नाटो कमांड सेंटर ने रूस की इस रणनीति पर चिंता जताई, क्योंकि अब तक रूस अमेरिका सहित जर्मन टैंकों को ध्वस्त कर चुका है। रूस ने अमेरिका के 5 एब्राम्स टैंक इसी रणनीति से खत्म कर दी। जर्मनी के 10 से ज्यादा लेपर्ड टैंक भी इसी अंदाज में खाक कर दिए गए। यूक्रेन को अब्राम्स और जर्मन टैंक युद्ध से हटाने पड़े। नाटो की चिंता यह है कि रूस उसके बहुत महंगे टैंकों को बहुत मामूली हथियारों से नष्ट कर रहा है और यह नुकसान अब बहुत बड़ा घाव दे रहा है। अब्राम्स लेपर्ड जैसे एक टैंक की कीमत 85 करोड़ रुपए होती है। रूस के एक कामिकाज़ी ड्रोन की कीमत 19 लाख रुपए होती है। अमेरिका के 5 अब्राम्स टैंक नष्ट हो चुके हैं, मतलब 425 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। जबकि इनको नष्ट करने में रूस के 5 कामिकाज़ी ड्रोन लगे, जिनकी कीमत कुल 95 लाख रुपए होती है। यानी 95 लाख रुपए के हथियारों से रूस ने 425 करोड़ रुपए के हथियार तबाह कर दी। टैंक बारूदी सुरंगों के विस्फोट, आर्टिलरी शेल के विस्फोट से बचने के हिसाब से डिजाइन किए जाते रहे। अब नाटो की चिंता यह है कि अब टैंकों को इस तरह से डिजाइन और विकसित किया जाए ताकि ऊपर से हुए ड्रोन हमले या बम ड्रॉपिंग का असर ना हो। रूस के मामूली हथियार ने सिर्फ टैंकों का ही नुकसान नहीं किया है, बल्कि नाटो तकनीक भी लीक हो चुकी है। जर्मनी, अमेरिका और बाकी देशों को टैंक और बख्तरबंद वाहन पुतिन की प्रयोगशाला में पहुंच चुके हैं और इनकी तकनीक के बारे में रूस सब कुछ जान चुका है। अब रूसी जनता और दुनिया के सामने इन्हें जीत के प्रतीक के तौर पर पेश किया जा रहा है। 9 मई की विजय दिवस परेड में भी नाटो के टैंक शामिल किए जाएंगे।
नाटो के लिए यह बहुत बड़ा झटका है और अब माना यह जा रहा है कि यूक्रेन को आधुनिक टैंक नहीं दिए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इजरायल पर बड़े हमले की तैयारी ईरान कर रहा है। इसके लिए जो रणनीति बनाई है उसमें ईरानी प्रॉक्सी को फ्रंट पर रखा है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई ने ईरानी प्रॉक्सी को इजरायल पर हमले तेज करने का फरमान जारी कर दिया है, जिसके बाद इराक, सीरिया में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर रॉकेट स्ट्राइक की जा रही है। वहीं लेबनान और हूती ने भी इजरायल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिससे इजरायल के कई इलाकों में भारी तबाही हुई है। ईरान ने ऐलान कर दिया है कि वो इजराइल में भारी तबाही मचाएगा। एक तरफ वो खुद मिसाइल स्ट्राइक करेगा, दूसरी तरफ ईरानी प्रॉक्सी संगठनों को इजराइल पर हमले का फरमान जारी कर दिया है। खामनेई के ऐलान के बाद ईरानी प्रॉक्सी ने ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। हिजबुल्लाह ने इजरायली बॉर्डर पर 15 किलोमीटर अंदर तक मिसाइलें दागी। इस हमले में इजरायल के मिरान बेस को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। कुछ ही देर में इजरायल ने पलटवार किया, जिसमें हिजबुल्लाह के कई ठिकाने नष्ट कर डाले। सबसे ज्यादा हमले सबरीन शहर पर किए। इन हमलों में 12 लोगों के मारे जाने की खबर है। हिजबुल्लाह के अलावा हूती ने भी लाल सागर में तबाही मचाई हुई है। हूती ने अमेरिका का रीपर ड्रोन मार गिराया और उसका वीडियो भी जारी कर दिया। खासतौर से हिजबुल्लाह और हूती ने इजराइल में भारी तबाही मचानी शुरू कर दी। हूती को रूस और ईरान से हथियारों की नई खेप मिली, जिसके बाद उसने लाल सागर में पश्चिमी देशों के जहाजों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इसके अलावा इजराइल के नेवल बेस पर भी हमले कर रहा है। साथ ही हूती ने ऐलान किया है कि वो इजराइल में घुसकर हमले करने को भी तैयार है। उसके लड़ाके स्पेशल ट्रेनिंग ले रहे हैं, जिससे 7 अक्टूबर से भी खौफनाक हमला किया जा सके। लाल सागर में हूती की दादागिरी रुकी नहीं, वो लगातार विदेशी जहाजों को निशाना बना रहा है। इस बार बारी ब्रिटिश शिप की थी। हूती ने ब्रिटेन के एंड्रोमेडा शिप पर हमला किया, जिसमें जहाज के एक हिस्से को नुकसान पहुंचा है। इसके पीछे की वजह समझिए। ईरान से हथियार लगातार मिल रहे हैं। ईरान ने हमले के लिए फ्री हैंड दिया है। रूस से भी हथियार मिलने लगे हैं। सीक्रेट रूट से हथियार पहुंच रहे हैं। कई इस्लामिक मुल्कों का साथ मिल रहा है। अमेरिका का दबदबा खत्म करना मिशन। खास बात यह कि ईरान ने सुस्त पड़े ईरानी प्रॉक्सी गुटों में नई जान डाल दी। जब से ईरानी मंत्रियों ने रूस, चीन और उत्तर कोरिया समेत कई देशों के प्रतिनिधि से मुलाकात की है। इस बीच ईरान ने 1 हफ्ते में एटम बम बनाने का दावा किया है। इसके बाद रणनीति बनाई गई है कि पहले ईरानी प्रॉक्सी हमले करेंगे, फिर ईरान फाइनल प्रहार करेगा। इसलिए ईरानी प्रॉक्सी के हमले तेज हो गए।
हो सकता है ईरानी प्रॉक्सी के हमले से इजराइल दबाव में आकर सीज फायर का ऐलान कर दे। लेकिन इजराइल और अमेरिका को सबसे ज्यादा घबराहट ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर है, क्योंकि मोसाद का इनपुट है कि ईरान एक हफ्ते में परमाणु बम बनाकर भारी तबाही मचा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इजराइल और हमास के बीच जंग में बेकसूरों की भी मौत हो रही है, जिसे लेकर दुनिया के कोने कोने में प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी इजराइल के मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए हैं। मगर इसी बीच हमास ने बंधकों से जुड़ा एक वीडियो जारी किया, जिसके सामने आने के बाद नेतन्याहू ने राफा को तबाह करने की वार्निंग दे दी है। आखिर क्यों, आप भी देखिए। אני בן 47 מקיבוץ נחל עוז. ואני רוצה למסור למשפחה שלי दुनिया के कोने कोने में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन जारी है। सैकड़ों की तादाद में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, फिलिस्तीन के झंडे के साथ इजराइल के मिलिट्री ऑपरेशन और गाजा में हो रहे भीषण नरसंहार के खिलाफ। ये तस्वीरें वॉशिंगटन डीसी में मौजूद हिल्टन होटल की हैं, जिसके सामने प्रदर्शनकारी सड़कों पर लेटे हुए हैं। बाइडेन सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। तो वहीं दूसरी तस्वीर जापान की राजधानी टोक्यो से सामने आई है, जहां गूगल हेडक्वार्टर के बाहर फिलिस्तीन समर्थक नारेबाजी कर रहे हैं। अमेरिका से यूरोप तक, यहां तक कि मिडिल ईस्ट तक में फिलिस्तीन के समर्थन में सैकड़ों लोगों की भीड़ सड़कों पर उतरी है। दरअसल इजराइल के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़कने के पीछे की वजह है गाजा में भीषण नरसंहार, क्योंकि इजरायली सेना ने जंग छेड़ी तो हमास के खात्मे के लिए थी। मगर दावा किया जा रहा है कि गाजा में जारी जंग में अब तक सैकड़ों बेकसूर लोग मारे जा चुके हैं। भीषण नरसंहार हुआ है। इसी बीच खबर सामने आ रही है कि जल्द ही राफा पर आईडीएफ बड़े हमले को अंजाम देने वाली है। बस फिर क्या, नेतन्याहू के इस ऐलान के साथ ही दुनिया के कोने कोने में बवाल मच गया है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन 3 दिनों के लिए चीन के दौरे पर थे। अमेरिका को उम्मीद थी कि रूस चीन के गठजोड़ में सेंध लगाने में शायद कामयाबी मिल जाए, लेकिन जिनपिंग के दिमाग में क्या चल रहा था, इसकी जानकारी एक वीडियो से सामने आई है। जिनपिंग ने ब्लिंकन से मुलाकात से ठीक पहले ऐसा कुछ कहा, जिससे जाहिर हो गया कि जिनपिंग ने बस किसी तरह औपचारिकता निभा दी है। न चेहरे पर कोई खुशी, न हाथ मिलाने के दौरान गर्मजोशी। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात के दौरान जिनपिंग के मन में क्या चल रहा था, इसका खुलासा भी हो गया है। ब्लिंकन से मिलने से ठीक पहले जिनपिंग ने अपने सेक्रेटरी से जो सवाल पूछा, वो अब सोशल मीडिया के जरिए वायरल हो गया है। दावा किया जा रहा है कि जिनपिंग ने यह सवाल इसलिए पूछा क्योंकि अमेरिकी विदेश मंत्री से मिलने में उन्हें किसी तरह की दिलचस्पी नहीं थी। खास बात यह भी है कि जब जिनपिंग ने यह सवाल पूछा, उस वक्त वहां विदेशी मीडिया भी मौजूद थी। इसलिए दावा यह भी किया जा रहा है कि जिनपिंग ने जानबूझकर दुनिया तक यह संदेश पहुंचाया है कि यह मुलाकात सिर्फ औपचारिकता निभाना था। एंटनी ब्लिंकन के बीजिंग से जाते ही चीन के फाइटर जेट्स ने एक बार फिर ताइवान की सीमा में घुसपैठ की। अमेरिकी विदेश मंत्री 3 दिन बीजिंग में रहे। ब्लिंकन के जाते ही चीन के जेट ने उड़ान भरी। ताइवान की तरफ 22 फाइटर जेट ने चक्कर लगाए। 12 विमानों ने ताइवान की सीमा में घुसपैठ की। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने दावा किया है कि चीन अमेरिका के चुनाव को फिर से प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका की कोशिश थी कि चीन रूस की बढ़ती दोस्ती पर अंकुश लगे और चीन को रूस से दूर किया जा सके।
लेकिन जिनपिंग के सवाल और उसके बाद ताइवान में चीन के विमानों की घुसपैठ से साफ हो गया है कि चीन अमेरिका के साथ रिश्ते सुधारने में जरा भी दिलचस्पी नहीं रखता है। चीन की नाराजगी की वजह सिर्फ अमेरिका का ताइवान की तरफ होना ही नहीं, अमेरिका चीन के आसपास कई बेस बना रहा है, जिसने जिनपिंग की फिक्र को बढ़ा दिया है। अमेरिका ने फिलीपींस के साथ भी सैन्य समझौता कर लिया है। फिलीपींस की जमीन का भी अमेरिका खूब इस्तेमाल कर रहा है। फिलीपींस में बेस बनाने के बाद अमेरिका को चीन के करीब एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती की जरूरत नहीं रहेगी। चीन के पास ऐसी कई मिसाइलें हैं जो अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह कर सकती हैं। इसके अलावा चीन की पनडुब्बियां भी बेहद खतरनाक हैं। अमेरिकी नौसेना ने ओकिनावा पर एक नई मरीन कॉर्प्स रेजिमेंट भी तैनात की है, जिसे छोटे द्वीपों से लड़ने और समुद्र में जहाजों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है।